देखिए, कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं पता नहीं सफल होऊंगा या नहीं। ये मानवीय स्वभाव है, इससे ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अगर आप 30 दिन में एक आध दिन आपके अंदर ऐसी फीलिंग आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मानवीय स्वभाव है ये। और आपको रोज़ाना ही ऐसी फीलिंग आती है तो बात अलग है। बाकी एक दो रोज़ ऐसी फीलिंग आ जाती है महीने भर से, तो वो क्या होता है ना कि आदमी हमेशा है जो मोटिवेट नहीं रह सकता है। एक नॉर्मल सी बात है ये। तो जब आपको ऐसी फीलिंग आए तब अपने आप को ये सेल्फ एफर्मेशन दे सकते हैं, खुद को अपनी ये बात समझा सकते हैं कि बेटा कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी, लेकिन मैं लगातार अगर लगा रहूँगा तो यकीनन जो परिस्थितियाँ वो बदल जाएगी, जीवन में यकीनन कुछ अच्छा होगा। तो हर दिन मोटिवेट नहीं रह सकते, मानव प्रवृत्ति है, कुछ ना कुछ कभी कभार है जो मन अशांत सा हो जाता है। उस समय बिल्कुल शांत रहें, चुपचाप बैठें या फिर बाहर हैं जो घूमने निकल जाएं थोड़ा सा, तो आपको अच्छा लगने लगेगा और वापस है जो अपनी रिदम में आ जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी में। टेस्ट वीडियो संख्या 86 से पूर्व के पीछे से नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 9100 से अधिक लोग हैं जो जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी सवाल सूचना वगैरह मैं डालता रहता हूँ। जल्दी ही आपको कुछ टेस्ट सीरीज़ की भी सूचना दूंगा, बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क में, और बिल्कुल रैंक वगैरह बताई जाएगी आपको। सारा कुछ सिस्टम है जो होगा, जल्दी सूचना दूंगा उसके विषय में भी। पहला सवाल है आज के इस वीडियो में कि किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार है जो व्यक्त किए हैं। किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर है जो विचार व्यक्त किए हैं? युगांत, लोकायतन, वीणा या पल्लव? कौन सा वो जो ग्रंथ है, कौन सा काव्य ग्रंथ है? तो किसकी भूमिका में, किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में कहा यह सब कुछ? पल्लव की। किसकी? पल्लव की। और पल्लव को क्या कहा जाता है? छायावाद का मैनिफेस्टो भी है जो कहा जाता है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसको क्या कहा जाता है? छायावाद का मैनिफेस्टो। ये हो गया साहब, छायावाद का मैनिफेस्टो। चलिए अगला सवाल वही है। रचनाओं का जो महादेवी वर्मा है, इनकी जो काव्य रचना है उनका सही अनुक्रम बताना, प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग कि कब पब्लिश हुई थी। विकल्प को वीडियो रोककर पढ़ लीजिए। रश्मि, दीपशिखा, निहार, सांध्य गीत। दूसरा दीपशिखा, सांध्य गीत, रश्मि, निहार। तीसरा निहार, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा। और चौथा सांध्य गीत, रश्मि, निहार, दीपशिखा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना क्या? निहार, रश्मि, सांध्य गीत और दीपशिखा, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब देखिए, एक नंबर पर क्या है? सी विकल्प में निहार है, 2 पे रश्मि है, 3 पे सांध्य गीत और 4 पर क्या है? दीपशिखा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब देखो मैं इनका प्रकाशन वर्ष बताता हूँ। जैसे कि 1 नंबर पर क्या है? निहार, 1930 समय देखने को मिलता है। फिर क्या? रश्मि, 1932। फिर क्या है? सांध्य गीत, 1936। और फिर क्या है? दीपशिखा, 1942। ठीक है, 30, 32, 46, 30, 32, 36 और 42। चलिए अगला सवाल। निराला की कविता कौन सी? राम की शक्ति पूजा। इसके संदर्भ में कौन सा तथ्य या कौन सी बात या कौन सा कथन जो है वो गलत है? यानी कि 3 कथन तो सही होंगे, एक है जो गलत होगा। तो इसमें धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण है। यह रचना मूलतः राम और सीता की प्रणय गाथा है। इसमें राम शक्ति पूजा, राम शक्ति की आराधना करते हैं।
ये कविता छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट रचना है जो मानी जाती है। बताएं कौन सा तथ्य है जो यहाँ पर गलत है। तो उत्तर हो गया साहब यहाँ पर अपना बी। यह रचना मूलतः राम और सीता की प्रणय गाथा है। ये यहाँ पर गलत है विकल्प। केवल राम और सीता की प्रणय गाथा नहीं है इसमें, ठीक है, प्रेम प्रसंग नहीं है केवल इसमें। सवाल है राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है। आप उत्तर बताना इसका कमेंट बॉक्स में। ये मुक्त काव्य है, कविता, लंबी कविता या हाइकू। पिछले 2-3 टेस्ट सीरीज आपने देखी है तो मैंने इसका उत्तर वहाँ पर दिया भी था। राम की शक्ति पूजा जो है वो किस प्रकार की कविता किस श्रेणी में आती है, कमेंट करके उत्तर बताइएगा। सवाल है कामायनी का मूल दर्शन क्या है। कामायनी का मूल दर्शन क्या है साहब। चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन या फिर जैन दर्शन। मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो फिर लाइक भी किया करें वीडियो को, सभी मित्रों के साथ साझा भी किया करें, मतलब शेयर भी किया करें, और पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, घंटी वाले निशान पर क्लिक कर सूचना मिलती रहे। तो क्या होगा साहब, तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा प्रत्यभिज्ञा दर्शन, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ये कामायनी का मूल दर्शन देखने को मिलता है। और कामायनी क्या है, एक महाकाव्य है, हिंदी का महाकाव्य है। ठीक बात। प्रकाशन वर्ष का आपको पता ही है कितना, 1935। सही है या गलत कमेंट करके बता देना आप। और मैं बात करूं, प्रसाद रचनाकार हैं इसके, और जो प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर आधारित होने के साथ साथ में इस पर क्या अरविंद दर्शन का भी जो प्रभाव वो देखने को मिलता है। ये तो है ही, साथ साथ में इस पर किसका, अरविंद दर्शन का भी, अरविंद दर्शन का प्रभाव भी देखने को हमें मिलता है। सवाल है रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है। देखिए कई सवाल ऐसे होते हैं जो आपको बेसिक से लगते हैं, लेकिन अगर आपने जो रचनाकार हैं, लेखक, अगर उनका जीवन परिचय आपने ठीक से पढ़ रखा है तो उनके जीवन परिचय की विशेषताओं से हैं जो सवाल बना लिए जाते हैं। ये उसी प्रकार का सवाल है। एक रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है। सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला की। तो क्या हो जाएगा उत्तर, उत्तर हो जाएगा साहब डी, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। छायावाद का महेश भी कहा जाता है, छायावाद का महेश कहा जाता है, और प्रसाद को ब्रह्मा कहा जाता है। इनको तो महेश कहा जाता है, तो प्रसाद है इनको ब्रह्मा कहा जाता है छायावाद का, और पंत जो है इनको विष्णु कहा जाता है। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है वो आप कमेंट करके बताना। निराला की अगर और रचनाओं की बात करें, वैसे तो मैंने कई बार जिक्र किया है, जिसमें अणिमा नाम आता है, एक गीत गुंज आता है, तुलसीदास आता है, कुकुरमुत्ता आता है। कुकुरमुत्ता की हमने बात की थी, जो यथार्थवादी रचना पिछले से सीरीज में, राम की शक्ति पूजा, परिमल, गीतिका, अनामिका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सवाल है कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है। पहली बात तो आपको बताना है ये किसकी रचना है, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना, ये आप कमेंट करके बताना। बाकी कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है बताओ। संस्मरण है, काव्य है, उपन्यास है या फिर निबंध है, बताओ देखें। कला और ये अपने बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है साहब। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, काव्य। ये एक प्रकार का काव्य, न संस्मरण है, न उपन्यास है, न निबंध है, काव्य है। और हम बात करें रचनाकार का नाम आप बता देना, और इन्हीं रचनाकारों में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। अन्य काव्य ग्रंथों के काव्य संग्रह की बात आ जाए तो फिर वीणा, पल्लव, चिदम्बरा, लोकायतन, युगपत, ये इनके और काव्य संग्रह है। तो वो कौन से रचनाकार है जिसकी ये रचना है। सवाल है निम्नलिखित में से
कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? यानी 3 तो होगी, एक नहीं है। अभी अभी मैंने बताया था, अनामिका, परिमल, गीतिका, निशित। और कल वाली सीरीज़ देखी तो आपको अचानक ही मतलब स्वतः याद होगा कि कौन सी रचना नहीं है निराला की। तो 3 रचनाएं तो यहाँ पर निराला की है जी, एक नहीं है, यानी कि निशित है जो नहीं है। निशित किसकी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। कल वाले सीरीज में मैंने बताया था, ये रामकुमार वर्मा की है निशित। अनामिका की बात करें तो 1923 समय मिलता है देखने को हमें, और जबकि परिमल की बात करें तो 1930 देखने को मिलता है। गीतिका 1936। ये निराला के काव्य संग्रह हैं साहब। तो ये था आज का वीडियो, अच्छा लगा ही होगा। लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें सभी दोस्तों के साथ। पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, जिस पर 9100 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़, जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ। आपके जीवन में कुछ ना कुछ एनर्जी बनी रहे तो आप उस पर भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने वीडियोस देखिए, प्यार बनाए रखिए। आदि की आवाज़ नाम से दूसरा चैनल है। और टेस्ट सीरीज ग्रेड 2 के लिए और 3rd ग्रेड के लिए भी जल्दी शुरू करेंगे। आप चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा हाँ या नहीं, फिर मिलता।